Hello everyone, this is Nivedita Saxena. Welcome back to my YouTube channel that is Mission Science. So without wasting your precious time, we are going to start our today's lecture and आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि अभी लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखा था। ठीक है, मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में सब बता दिया था कि उसके कितने पार्ट्स होते हैं और ड्यूडेनम पोर्शन में जो डाइजेशन होता है हमने उसके बारे में समझ लिया था कि ड्यूडेनम पोर्शन में कैसा डाइजेशन होता है। ठीक है, पैनक्रियाज अपने जूसेस डालेगा, लिवर अपना वहाँ पे बाइल जूस डालेगा। लिवर, एक चीज मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी दैट लिवर डज नॉट सिक्रेट एनी काइंड ऑफ एंजाइम्स। लिवर कोई एंजाइम सिक्रेट नहीं करता, लिवर सिर्फ बाइल जूस सिक्रेट करता है। ठीक है, अगर आप चाहे तो आप ये वाला पॉइंट जो है स्टार मार्क बना के आप अपनी कॉपी में डाल दीजिए दैट लिवर डज नॉट सिक्रेट एनी काइंड ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, बिकॉज लिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस ओनली। चलिए, अभी हमने देखा था कि जो 3 पार्ट्स स्मॉल इंटेस्टाइन के थे। अब हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। जब खाना लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ था, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना हमने डाइजेस्ट किया था वो खाना डाइजेस्ट होने के बाद उसमें विलाय लाइक स्ट्रक्चर था। विलाय लाइक स्ट्रक्चर मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो विलाय क्या कर रहा था, सरफेस एरिया को बढ़ा रहा था। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये क्या कर रहा था, सरफेस एरिया को बढ़ा रहा था। और विलाय के जस्ट नीचे से क्या निकल रही थी, ब्लड कैपिलरीज निकल रही थी। ठीक है, तो जैसे कि बाई चांस मैं आपको प्रोटीन का एग्जांपल लेके देती हूँ, तो प्रोटीन जब हमने तोड़ा तो प्रोटीन टूटने पर अमाइनो एसिड दिया प्रोटीन में। तो जब प्रोटीन ने टूटा, उसने अमाइनो एसिड दिया, तो वो अमाइनो एसिड अब क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे। तो विलाय के थ्रू कहाँ गए, अमाइनो एसिड्स अंदर गए। और विलाय के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट थी, ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज में कौन घूम रहा था, ब्लड। अब वो ब्लड में अमाइनो एसिड चला गया, अब वो ब्लड क्या करेगा, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो ब्लड होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ब्लड क्या करेगा, इस जो भी एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर जो भी डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि हमने डाइजेशन के थ्रू हमने इसको डाइजेस्ट किया था, वो न्यूट्रिएंट्स अब वो सेल्स तक पहुंचा देगा ताकि हमें एनर्जी मिल जाए खाने से। तो ये काम कौन कर रहा है, हमारा ब्लड। कौन कर रहा है ये काम, हमारा ब्लड। चलिए, अब क्या हुआ, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में जब खाना पहुंचता है तो क्या होता है। अभी तक स्मॉल इंटेस्टाइन देखा, अब ये जो खाना था जो कि क्या हुआ, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हो पाया कोई भी रीजन की वजह से, तो अब वो जाएगा कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब वो खाना कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन से तीन मैंने आपको बताए थे, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। ये 3 पार्ट्स किसके थे, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के। अब क्या हुआ, जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में खाना आया, लार्ज इंटेस्टाइन में खाना आ गया। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में खाना आने के बाद एज आई टोल्ड यू बिफोर कि लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ा बहुत जो बचा कुछ एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया, कुछ मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो गया, या फिर सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन हो गया। तो लार्ज इंटेस्टाइन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता, जितना भी डाइजेशन होना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन तक हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ एब्जॉर्प्शन का काम करता है। अब क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलाय प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो कुछ भी लार्ज इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब किया था ना, क्योंकि इसका काम तो सिर्फ एब्जॉर्प्शन का है, तो इसने भी कुछ एब्जॉर्ब किया होगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो थोड़ा बहुत वाटर एब्जॉर्ब किया होगा या फिर सॉल्ट एब्जॉर्ब किया होगा, वो भी विलाय के थ्रू क्या चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। और विलाय के थ्रू क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है ब्लड कैपिलरीज। अगेन वही प्रोसेस, लार्ज इंटेस्टाइन से ब्लड कैपिलरीज में हो जाएगा, और जो भी एब्जॉर्ब्ड फूड है वो ब्लड क्या करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा, सेल्स में पहुंचा देगा टू गिव एनर्जी। अब नेक्स्ट चीज आप ये समझिए कि अब वो खाना जो कि डाइजेस्ट आपका नहीं हुआ है, ठीक है, वो खाना जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, या फिर बोल सकती हूँ वो खाना जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो खाना आपके कहाँ चला जाएगा, रेक्टम में जाएगा। और रेक्टम से वो कहाँ चला जाएगा, आपका एनाल रीजन में, एनाल रीजन बोल लूं या फिर मैं आपसे बोल सकती हूँ एनएस में। ठीक है, और वो एनएस के थ्रू कहाँ चला जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। स्टूल आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो स्टूल होता है ना, वो स्टूल एक्चुअली क्या होता है, अनएब्जॉर्ब्ड फूड या फिर अनडाइजेस्टेड फूड। वो खाना जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई थी, या फिर वो खाना बोल सकती हूँ जो कि आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाई थी, वो स्टूल के रूप में क्या हो जाता है, एनाल रीजन के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, रेक्टम लास्ट पार्ट होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का, और रेक्टम के बाद क्या आ जाता है, हमारी एनएस आ जाती है। एनएस के बाद वो खाना एक्सक्रीट हो जाता है स्टूल के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ हमारा पूरा डाइजेशन खत्म हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम रेस्पिरेशन की तरफ। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि इतना ऐसा कुछ इसमें है नहीं इतना। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी, अब देखते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है। ठीक है,
एक चीज बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, एक्चुअली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है ये बच्चों के बीच में, दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक दैट ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन आर सेम, बट लेट मी टेल यू दैट बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग बोथ आर डिफरेंट। अब मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ आपकी रेस्पिरेशन की, ठीक है, और यहाँ पे मैं आपकी बात कर रही हूँ ब्रीथिंग की, ठीक है। यहाँ पे मैं आपकी बात कर रही हूँ किसकी, ब्रीथिंग की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग, ठीक है। अब क्या होता है भाई ब्रीथिंग, सिंपल सी बात है, ब्रीथिंग क्या होती है, इट इज सिंपली इनहेलेशन बाय एक्सहेलेशन, इट इज नोन एज ब्रीथिंग। मतलब हमने ऑक्सीजन को अंदर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया, वो होती है ब्रीथिंग। नेक्स्ट चीज ये देखो कि ब्रीथिंग तो हो गई, लेकिन ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जब अंदर गया और ऑक्सीजन अंदर जाने के बाद ऑक्सीजन ने जब आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करी, ठीक है, जब ऑक्सीजन ने वो एनर्जी प्रोड्यूस करी उसको हम कहेंगे रेस्पिरेशन। समझ में आई मेरी बात? ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग अलग है। ब्रीथिंग जब सिंपली बोल सकती हूँ मैं कि ऑक्सीजन को मैंने इनहेल किया और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया, दिस इज नोन एज ब्रीथिंग। बट रेस्पिरेशन में ये नहीं हो रहा। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हो वो ऑक्सीजन सेल में जाकर डाइजेशन के थ्रू जो आपके न्यूट्रिएंट सेल में गए थे उन न्यूट्रिएंट्स को तोड़ के उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एनर्जी का प्रोडक्शन किस प्रोसेस की वजह से हो रहा है, रेस्पिरेशन की वजह से, ना कि ब्रीथिंग की वजह से। ब्रीथिंग कुछ नहीं है, सिंपली इट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये हमारा हो गया रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। अब आप मेरी बात समझिए, यहाँ पर आप ऐसे शॉर्ट नोट्स में लिख भी सकते हैं दैट inhalation of oxygen and exhalation of कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ब्रीथिंग। ये बात हमारी ब्रीथिंग की होगी। नेक्स्ट अगर मैं आपकी बात कर रही हूँ रेस्पिरेशन की, तो मैं बोल सकती हूँ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन राइट, ठीक है। मैंने आपसे क्या बोला, ब्रीथिंग जस्ट इट इज सिंपली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। रेस्पिरेशन क्या था, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब हमने ब्रीथिंग को पहले ध्यान से समझते हैं कि ब्रीथिंग एक्चुअली क्या होता है। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, सिंपली ब्रीथिंग की बात करूं अगर मैं आपसे, तो भाई एक पैसेज होगा। आपने देखा है कि डाइजेशन में जब हम डाइजेशन पढ़ रहे थे तो डाइजेशन में भी एक पैसेज था, याद आया कि मान के चलो पहले आपका माउथ आ रहा है, ठीक है, फिर माउथ के बाद आपका इसोफेगस आ रहा है, इसोफेगस के बाद क्या स्टमक आ रहा है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उसके भी पार्ट्स। तो एक पाथ होता है हर चीज का ट्रेवल करने का। उसी तरीके से ब्रीथिंग जो ऑक्सीजन होता है उसका भी एक पाथ होता है। तो उसका पाथ कैसा होगा, जैसे कि आपके पहले नोज आ गई, फिर नॉस्ट्रल, फिर नेजल कैविटी, फिर क्या आ गया, फिर फेरेंक्स, फिर लैरिंक्स, फिर विंड पाइप, फिर आपका लंग्स आ गया। फिर लंग्स के अंदर क्या आता है, आपके ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। तो ये पूरा पाथ होता है, क्या होता है, एक पूरा पैसेज होता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर ट्रेवल करता है। तो वो पाथ क्या होता है, पहला क्या है आपकी नोज, फिर आ गया आपकी क्या नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल्स के बाद क्या आ गया आपका नेजल कैविटी, ठीक है। नॉस्ट्रल के बाद क्या आ गई नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद क्या आ गया आपका आ गया फेरिंग्स, फिर क्या आ गया लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स के बाद क्या आ गया आपका ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोलाई। और एक बात और देखिएगा, ये ब्रोंकाई से लेके एल्वियोलाई का जो पार्ट है ये आपके लंग्स के अंदर है, ठीक है। ये जो ट्रैकिया तक तो था, फिर ट्रैकिया जब क्या हो गया, ट्रैकिया यहाँ तक ऐसे जा रहा था, फिर ट्रैकिया क्या हो गया, ऐसे ऐसे करके डिवाइड हो गया और यहाँ पे ये क्या बन गया, ये ऐसे करके यहाँ पे ऐसे लंग्स बन गए। तो लंग्स के अंदर यहाँ पे कुछ ब्रांचेस थी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लंग्स में क्या बना दिए, कुछ ब्रांचेस बना दिए हैं। तो जो प्राइमरी ब्रांच थी वो थी हमारी ब्रोंकाई, जो प्राइमरी ब्रांच थी वो क्या थी ब्रोंकाई, और जो सेकेंडरी ब्रांच थी वो क्या थी ब्रोंक्यूल्स। और वहीं पे इस तरीके से क्या था, ब्रोंक्यूल से ही जुड़ा हुआ एक एल्वियोलर सैक था जो कि बैग लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स से ही जुड़ा हुआ क्या बना हुआ था, एल्वियोलाई। अब मैं क्या कर रही हूँ, चलो हम लंग्स के अंदर जाके लंग्स के अंदर देखते हैं क्या हो रहा है। पैसेज आपको समझ में आ गया, चलिए लंग्स के अंदर देखते हैं क्या हो रहा है। मैंने यहाँ पे एक लंग्स जब बनाया तो क्या हो गया, यहाँ पे
एक लंग्स ऐसे करके बनाया मैंने। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इस तरीके से ब्रांचेस हैं, ठीक है, ये ऐसे आप ब्रांचेस देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसी ब्रांचेस बनाई गई हैं। तो पहली जो प्राइमरी ब्रांच थी उसको मैंने क्या नाम दिया, ब्रोंकाई। जो सेकेंडरी ब्रांच थी उसको मैंने क्या नाम दिया, ब्रोंक्यूल। और जो इसी ब्रोंक्यूल से जुड़ा हुआ था इसको मैंने बोल दिया एल्वियोलाई। इसको मैंने क्या बोल दिया, एल्वियोलाई, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्या था, पैसेज था। ये क्या था, पूरा पैसेज था, जिसकी मदद से क्या होता है, ऑक्सीजन जो रहती है वो आपकी बॉडी के अंदर आती है। और इसी का जस्ट अपोजिट क्या होगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड फॉलो करेगा। अब जब ऑक्सीजन ऐसे में अंदर जा रहा है तो उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कौन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पूरा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या है, पाथ है। क्या है ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पाथ, ठीक है। तो ये आप इसको क्लियर हो जाएगा तो हमारी पूरी ब्रीथिंग बन गई। ब्रीथिंग बस यहीं तक है, आपकी ऑक्सीजन जो एल्वियोलाई तक आपकी ऑक्सीजन पहुंची है ना, ब्रीथिंग सिर्फ यहीं तक है। एल्वियोलाई के बाद अब क्या हो रहा है, वो अब रेस्पिरेशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। एंड आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। अगर आपको नहीं आया वीडियो को रिवाइंड कीजिए। आप नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके बारे में आपको और डिटेल में बताऊंगी कि क्या होता है। मैंने बस आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि ब्रीथिंग क्या होती है, रेस्पिरेशन क्या होता है। ब्रीथिंग का इंट्रोडक्शन हमने अच्छे से देख लिया था कि पूरा पाथ है, ये पाथ कौन फॉलो कर रहा है। ऑक्सीजन अगर इस पाथ से अंदर आ रही है तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है ये हम रेस्पिरेशन में देखेंगे, ठीक है। आपको लग रहा होगा ये हमारी बॉडी के अंदर कहाँ से आई, हम तो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले से कहाँ बैठी हुई है। तो ये हम रेस्पिरेशन में देखेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बन रही है, ठीक है। और इसके बाद एल्वियोलाई तक जब ऑक्सीजन पहुंच जाता है उसके बाद क्या होता है वो चीज भी हम रेस्पिरेशन में ही देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।